देखिए बेटा, आज तो अपन जो अपना पिछले संडे का पेपर था ना उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 संडे का पेपर रह गया। तो इसीलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो पिछले संडे का जो टॉपिक था एल्केन, उसकी बात अपन आज रिवीजन के रूप में कर रहे हैं। तो जो अपना 12 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि एल्केन का जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं तो निम्न में से कौन सी स्पीसीज प्रयुक्त होती है। अगर आपको इतना भी याद है कि जो एल्केन का हैलोजिनेशन है वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एल्केन के ऊपर मुक्त मूलक अटैक करेगा तो सबको समझ में आ गया होगा, जब आप एल्केन का क्लोरीनीकरण करोगे तो उस समय एल्केन के ऊपर जो अटैक करता है वो कौन करता है, क्लोरीन रेडिकल अटैक करता है। याद आ गया होगा, याद करेंगे कि एल्केन के ऊपर क्लोरीन रेडिकल अटैक करता है, और जब ये क्लोरीन रेडिकल अटैक करता है तो आप सबको पता है कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो इस कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। उस चक्कर में इसके अंदर समाक्ष विखंडन होता है, यहाँ R रेडिकल और H रेडिकल बनता है। H रेडिकल की विद्युत ऋणता कम होती है, इसीलिए वो पहले दया कर देता है, और H रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉन Cl को देकर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है HCl, और साथ में क्या बन जाता है, R रेडिकल। सबको याद आ गया होगा। तो एल्केन का जब क्लोरीनेशन होता है तो एल्केन के ऊपर जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो क्लोरीन रेडिकल होता है। दूसरा क्वेश्चन, जब हम ब्रोमीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन के प्रति एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो दूसरा क्वेश्चन है एल्केन के ब्रोमिनेशन से रिलेटेड। हमने पहले ही बात की थी कि एल्केन का जो ब्रोमिनेशन है वो एक सेलेक्टिव रिएक्शंस होती है। उसके अंदर एल्केन के ऊपर जैसे ही ब्रोमीन रेडिकल अटैक करता है वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले कौन से डिग्री का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। तो आप सबको पता है सबसे पहले 3 डिग्री हाइड्रोजन, वो नहीं होता तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और वो नहीं होता तो लास्ट में कौन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसीलिए जो इसका आंसर रहा वो क्या रहा, सेकंड रहा। 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर जो इंटरमीडिएट है वो फ्री रेडिकल बनता है। अगर आप 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाओगे तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाओगे तो 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, और 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाओगे तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा। इसीलिए एल्केन का जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो सबसे पहले 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाते हैं, फिर 2 डिग्री हटाते हैं, और लास्ट में क्या हटाते हैं, 1 डिग्री हटाते हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति हैलोजन की रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है। यहाँ ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि एल्केन की रिएक्शन एक तो फ्लोरीन से कराएं, एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं, एल्केन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएं, और एल्केन की रिएक्शन आयोडीन से कराएं, तो कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। आप सबको पता है फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, और साथ में इसके ऊपर 3 जोड़ी रिपल्सन है, 3 जोड़ी लॉन पेयर है, उनमें रिपल्सन लगता है, और उस रिपल्सन के चक्कर में सबसे जल्दी इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और हमें पता है रिएक्टेंट का बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। इसीलिए एल्केन का सबसे पहले एल्केन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, फिर क्लोरीन के साथ, फिर ब्रोमीन के साथ, और लास्ट में क्या, आयोडीन के साथ। तो इसीलिए इसका आंसर क्या गया, F2Cl2 Br2, और फिर क्या रहा, I2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपको आइसोब्यूटेन दे रखा है, कंसंट्रेट HNO3 दे रखा है, 400 डिग्री सेल्सियस है। एल्केन का नाइट्रीकरण याद आना चाहिए। हमें पता है एल्केन के नाइट्रीकरण में हमें हाइड्रोजन हटाना है और नाइट्रो समूह को लगाना होता है। वैसे तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रही है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटने चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ मेन प्रोडक्ट चुनना पड़ेगा। तो आप सबको पता है एल्केन का जब हम नाइट्रीकरण करेंगे तो एल्केन में से हाइड्रोजन हटेगी और नाइट्रो समूह लगेगा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाता हूं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हटती है, तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और इसको हटाता हूं तो 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले हटेगी। हमें पता है जब आप एल्केन का नाइट्रीकरण कराएंगे या एल्केन की रिएक्शन कराएं और वो आपसे कहे कि मेन प्रोडक्ट क्या होगा, तो उस स्थिति में सबसे पहले आप 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएंगे, वो नहीं हो तो 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएंगे, और वो नहीं हो तो 1 डिग्री हाइड्रोजन को। इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन हटके यहाँ नाइट्रो समूह लगेगा। इसीलिए जो इसका आंसर है वो कौन सा गया होगा, 4 गया होगा।
IUPAC नेम आप सब बना लेंगे 1 2 3, 3 कार्बन का प्रोपेन, 2 नंबर पे नाइट्रो, 2 नंबर पर मैथिल। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसी हिसाब से आप बोल देंगे 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन। बिल्कुल सभी का सही है। यहां हमें मैथिल साइक्लोहेक्सेन दिया है, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3। याद करेंगे एल्केन का सल्फोनेशन कभी डायरेक्ट कंसंट्रेट H2SO4 से नहीं होता। एल्केन का सल्फोनेशन सदुम सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। H2SO4 और SO3 इन दोनों को मिलाकर सदुम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। फाइनली करना सल्फोनेशन ही है, आपको हाइड्रोजन हटाकर SO3H समूह जोड़ना है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा तब तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और इस वाली हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ SO3H समूह जोड़ूंगा तो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ कौन से डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है। मैं जैसे ही इस 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाऊंगा और इसके साथ कौन सा समूह लगाऊंगा, SO3H, तो मेरा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड बनेगा ये वाला। IUPAC नेम आप इजीली बना लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन, सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड, और 1 नंबर पे मैथिल, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। सबको समझ में आ गया होगा मैंने इस हाइड्रोजन को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि सबसे पहले 3 डिग्री हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, वो नहीं हो तो फिर 2 डिग्री, और वो नहीं हो तो 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है? हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट 2 बातों पे डिपेंड करता है, या तो वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, या वो डिपेंड करता है वान डेर वाल्स फोर्सेस पर। हमें पता है एल्केन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का तो सवाल ही नहीं है, उनमें अणुओं के बीच में क्या है, वान डेर वाल्स फोर्स है। हमें पता है उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा जिसका वान डेर वाल्स फोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा है। जिन अणुओं के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा है, वान डेर वाल्स फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्स किसके होते हैं, ब्रांचिंग के। यही क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इनका मॉलिक्यूलर वेट तो एक जैसा आएगा। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, हेक्सेन का, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो हेक्सेन का होता। लेकिन यहां हमसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा, यहां हमसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो हमारा आंसर मॉलिक्यूलर वेट से नहीं आएगा, किससे आएगा, ब्रांचिंग से। क्योंकि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट एक ही होगा, क्योंकि तीनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। आई बात समझ में? इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 72, इसका भी 72, इसका भी 72, इससे तो आंसर आएगा नहीं। इस स्थिति में मुझे पता है नियोपेंटेन में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसका आंसर 3rd रहा। यह क्वेश्चन इस तरह का इस साल भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि किसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई अधिकतम है। ये आपको पता है एथेन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये आपका एथीन है जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये आपका एथाइन है जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपका बेंजीन है, और बेंजीन में तो मुझे पता है अनुनाद के कारण सभी बंध लंबाइयां बराबर हो जाती हैं, और वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। सर्वाधिक जो बंध लंबाई है वो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉम, एल्कीन में 1.34 एंगस्ट्रॉम, और एल्काइंस के अंदर आप सबको पता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। हमें पता है इसकी बंध लंबाई इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ऑर्बिटल्स को कम ओवरलैपिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाना है। यहाँ डबल बॉन्ड बनाना है तो ऑर्बिटल्स ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, तो बंध लंबाई कम हो जाती है। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो ऑर्बिटल्स और ज़्यादा ओवरलैपिंग करते हैं, इसीलिए इसकी बंध लंबाई कम हो जाती है। और बेंजीन के अंदर सभी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बंध लंबाई एक जैसी रहती है अनुनाद के कारण, और वो कितनी होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो सिंगल बॉन्ड से तो कम है लेकिन डबल बॉन्ड से क्या है, ज़्यादा है। जब जल वाष्प को एल्युमिनियम कार्बाइड से गुजारा जाता है तो क्या बनता है, लिखा चुका एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। यहां आपको पता है एल्युमिनियम +3 है,
कार्बाइड -4 है, इसके साथ पानी के क्या जुड़ेंगे, 4H+ जुड़ेंगे। तो एल्युमिनियम कार्बाइड का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो फाइनली क्या बनता है, मैथेन बनता है। आ गया होगा ध्यान। मैथेन का जब आप पूर्ण दहन करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। लेकिन हाँ, अगर अपूर्ण दहन होता तो उस केस में कार्बन 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 मोनोऑक्साइड या वाटर बनता, कार्बन वाटर बनता या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वाटर बनता। लेकिन अगर पूर्ण दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। इसीलिए इसका आंसर 4 रहा। जब सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के मिश्रण से गुजारा जाता है तो क्या बनता है, सोडियम प्रोपियोनेट। याद करेंगे सोडा लाइम, याद आना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का विकार्बोक्सिलीकरण, याद करेंगे इसमें इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनता है, याद करो। याद आएगा जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में है उससे एक कम कार्बन वाला एल्केन बनता है। तो यहां 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एल्केन कितने कार्बन वाला बनेगा, 2 कार्बन वाला। तो याद आ गया होगा सभी को क्या बनता है, एथेन बनता है। इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और ये H यहां जुड़ेगा और इंटरमीडिएट इसके अंदर क्या बनता है, कार्बेनाइन बनता है। एक अज्ञात कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो साइक्लोब्यूटेन बनता है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल संभवतः कौन सा हो सकता है, मुझे क्या बनाना है, साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं यहां एडिपिक एसिड होता है, एडिपिक एसिड का अगर मैं सॉल्ट बनाऊं, एडिपिक एसिड होता है 6 कार्बन वाला। आप सब जानते हैं एडिपिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बन की संख्या क्या है, 6। आया समझ में। मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो ये स्थिति ऐसे है। अब आपको कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस याद आना चाहिए। ये एडिपिक एसिड का मैंने सोडियम सॉल्ट ले लिया। अब मुझे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस याद आना चाहिए। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने कहा था इस कार्बन और इस COO के बीच में यहां फ्री रेडिकल बनते हैं। याद करो Na+, COO-, Na+, COO-। ये वाला पोर्शन एनोड पर जाएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, याद आ गया। उसमें से COO- बनेगा COO रेडिकल में, ये भी बनेगा COO रेडिकल में। इसमें समाक्ष विखंडन होगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस याद आना चाहिए कि इस कार्बन और इस COOH के बीच में मुक्त मूलक बनते हैं। इस कार्बन और इस COOH के बीच में मुक्त मूलक बनते हैं और ये मुक्त मूलक इस मुक्त मूलक के साथ बॉन्ड बना लेगा और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। आ गया होगा ध्यान। अगला क्वेश्चन, E3 विलयन में 2 कार्बनिक यौगिक का एक मिश्रण सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके आइसोब्यूटेन बनाता है, तो आप किस किस से आइसोब्यूटेन बना सकते हैं। यह क्वेश्चन है कि मुझे बनाना है आइसोब्यूटेन। वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। आइसोब्यूटेन में आइसोब्यूटेन बनाना है और वो मुझसे पूछ रहा है कि यहां आप कौन से एल्किल हैलाइड काम में लेंगे जिससे आप आइसोब्यूटेन बना लें। सोडियम है, साथ में ड्राई ईथर है। मैंने आपको कहा अगर सम्मित एल्केन हो तो बहुत बढ़िया है। अब ये सम्मित एल्केन तो है नहीं, ये असम्मित एल्केन है। मैंने इसको यहां से तोड़ दिया, एक X मैंने इसके साथ लगा दिया, एक X इसके साथ लगा दिया। इसका मतलब आइसोब्यूटेन कैसे बन सकता है, एक तो मुझे चाहिए आइसोप्रोपिल हैलाइड और एक मुझे क्या चाहिए, मैथिल हैलाइड। वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म याद आनी चाहिए, यहां से टूटता है, यहां से टूटता है, फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल के साथ कपलिंग रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए आइसोब्यूटेन अगर मैं बनाना चाहता हूं तो एक तो मुझे चाहिए आइसोप्रोपिल क्लोराइड और दूसरा क्या चाहिए, मैथिल क्लोराइड। इसीलिए इसका आंसर 3rd गया।
देखिए निम्न में से कौन सी रिएक्शन सही है, ये थोड़ा सा एक कॉरे हाउस प्रोसेस है, ये अब कोर्स में नहीं है, पहले था कॉरे हाउस प्रोसेस। इसके अंदर मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, वैसे अभी ये रिएक्शन कोर्स में नहीं है। जैसे आपको क्या करना है, आइसोप्रोपिल जैसे ये है, सॉरी, इस कॉपर के साथ 2 CH3 जुड़े हैं और Li जुड़ा है, डाईमिथाइल लिथियम क्यूप्रेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है कि मुझे फाइनली इस I को हटाना है और इस बॉन्ड को यहां से तोड़ते चलना है। I माइनस के रूप में हटेगा और यहां इसके साथ क्या लग जाएगा, CH3, ठीक है। जैसे यहां आप Br हटाओगे तो इस कॉपर के साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एथिल तो ये लगा हुआ है, ये कॉरे हाउस सिंथेसिस है, पहले होती थी अब नहीं है, ये अब हट गई ये रिएक्शन, यहां से तोड़ के ये एथिल इसके साथ लगाओगे, Br हटा के आ गया ना, देखो CH2 CH2 CH3। इसमें भी क्या करेंगे, ये Br हटाएंगे और ये ऐसे है डाईमेथिल, मतलब कॉपर के साथ, तो बॉन्ड तो यहां से ही तो टूटेगा, तो एक मैथिल यहां लग जाएगा। आ गया समझ में? इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, उपरोक्त सभी। 4 लीटर एथेन का पूर्ण दहन करना है तो कितने लीटर मुझे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो आप पहले इक्वेशन लिखेंगे। हमें पता है अगर मैं एथेन का पूर्ण दहन करूंगा तो सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जितने कार्बन होते हैं और एक ज़्यादा जल का अणु बनता है, सही है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 2 दूनी 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, उसकी बजाय मैं लिख सकता हूँ 3.5 मोल O2, सही है ना, हाँ या ना भाई, 7 ऑक्सीजन या 3.5 मोल O2 एक ही बात है भाई, या तो इसको 7/2 O2 लिख लो या 3.5 लिख लो। अब ये कह रहा है कि 4 लीटर एथेन के पूर्ण दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। यहां आपको पता है अगर मैं 1 मोल एथेन लूं, 1 मोल एथेन, तो उसके पूर्ण दहन के लिए मुझे चाहिए 3.5 मोल O2। यही तो इक्वेशन कह रही है कि अगर मैं 1 मोल एथेन का दहन करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे 3.5 मोल O2 चाहिए। 1 मोल एथेन का मतलब ये हुआ एनटीपी पर 1 मोल एथेन आयतन घेरती है 22.4 लीटर। इसका मतलब अगर यहां 22.4 लीटर एथेन है तो उसके पूर्ण दहन के लिए मुझे 3.5 इंटू 22.4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। भाई 1 लीटर O2 तो कितना है, 1 लीटर O2 का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, तो 3.5 मोल O2 का आयतन कितना होगा, 3.5 इंटू 22.4 लीटर। तो हमारे समझ में आ गया कि जब हमें 1 मोल एथेन का पूर्ण दहन करना है तो मुझे 3.5 मोल O2 चाहिए। 1 मोल एथेन का मतलब 22.4 लीटर अगर मुझे एथेन का दहन करना है तो मुझे 3.5 इंटू 22.4 लीटर O2 चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे क्वेश्चन में 4 लीटर एथेन दे रखा है, तो उसके दहन के लिए मुझे कितनी O2 चाहिए, 3.5 इंटू 22.4 अपॉन 22.4 इंटू कितना हो जाएगा, 4, सही है ना? अरे हाँ या ना, बोलो तो सही, क्या गलती हो गई अपन से? 22.4 एथेन का, हाँ 1 मोल एथेन है ना, 1 मोल एथेन, O2 में फिर 22.4 आएगा, मतलब 3.5 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर। हाँ तो ये हाँ अपॉन 22.4 की है ना अपन ने, क्या अच्छा है ये 4 ऊपर होगा ना, सॉरी ये 4 ऊपर होगा, सॉरी ये 4 ऊपर जाएगा, सही है भाई। 3.5 इंटू 22.4, इसमें भाग कितने का लगेगा, 22.4 का, गुना किससे करोगे, 4 से। सर वहाँ ऑक्सीजन का नहीं। हाँ तो भाई हमसे ऑक्सीजन का पूछा है ना बेटा, भाई उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 लीटर एथेन का आप दहन करना चाहते हैं तो आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अब सीधी सी बात है, जब मैं 22.4 लीटर एथेन का दहन करता हूं ना तो मुझे ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 3.5 इंटू 22.4 लीटर। तो 4 लीटर एथेन के दहन करने के लिए मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 3.5 इंटू 22.4 अपॉन 22.4 इंटू 4, ये इधर चला जाएगा, 22.4 से 22.4 कट जाएगा। अब 4 को 3.5 से गुना करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 14 लीटर। अरे नहीं आएगा समझ में?
एक बार लाइव वाले बता दें। हाँ, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, बिल्कुल सही है। आगे समझ में? निम्न में से किस युग्म में प्रथम सदस्य का ब्रोमीनीकरण दूसरे सदस्य की अपेक्षा सरलतापूर्वक होगा? तो आप सबको पता है, ये कह रहा है कि 2-2 पेयर दे रखे हैं, इनमें आपको ये बताना है कि किसमें पहले का ब्रोमीनीकरण दूसरे की तुलना में आसानी से होगा। तो आपको पता है आइसोब्यूटेन जो है इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसीलिए इसका ब्रोमिनेशन नॉर्मल ब्यूटेन की तुलना में क्या होगा? फास्ट होगा, इसीलिए इसका आंसर बन गया। एल्केन का हेलोजिनेशन क्या है? बिल्कुल पता है, एल्केन का हेलोजिनेशन किसका उदाहरण है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। जब मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में कराते हैं और क्लोरीन आधिक्य में हो, देखो 2 केस है। अगर वो कहे मेथेन की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराओ और क्लोरीन एक्सेस में है सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, तो फिर ये रिएक्शन बार बार चलती है। पहले मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, बनेगा मेथिल क्लोराइड। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये रिएक्शन फिर आगे वापस होगी, बनेगा CH2Cl2, फिर आगे होगी, बनेगा CsCl3, फिर आगे होगी, बनेगा CCl4। हर केस में समझ में आ गया होगा, HCl बाहर निकलता रहेगा। मैथेन का हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl के रूप में, मतलब हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, फिर हाइड्रोजन हटेगा, फिर क्लोरीन जुड़ेगा, फिर हाइड्रोजन हटेगा, फिर क्लोरीन जुड़ेगा। अगर वो कहता है मैथेन का क्लोरीनीकरण है और वो कहता है Cl2 एक्सिस में है, तब तो आंसर जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, मैथेन का क्लोरीनीकरण कराना है और मैथेन आधिक्य में है, तो फिर आंसर जाता मैथिल क्लोराइड। आगे बात समझ में अंतर? अगर क्लोरीन एक्सिस में है तब तो आंसर जाता है CCl4, और अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता मैथेन एक्सिस में है तो आंसर क्या जाता? मैथिल क्लोराइड बनेगा। आइसोहेक्सेन के मोनोक्लोरो व्युत्पन्न की संख्या होती है आइसोहेक्सेन। अब देखो आइसोहेक्सेन है, मुझे इसका मोनोक्लोरो व्युत्पन्न करना है, तो ये कह रहा है कि कितनी मोनोक्लोरो व्युत्पन्न ये बना सकता है। तो एक बार आप यहाँ से हटा दें, एक बार यहाँ से हटा दें, एक बार यहाँ से हटा दें, एक बार यहाँ से हटा दें। यहाँ से हटाना और यहाँ से हटाना एक ही बात है, तो आंसर आपके कितने आएंगे? 5। निम्न अभिक्रिया में कौन सा मुख्य उत्पाद होगा? अभी भी बताया था ये वाली रिएक्शन, ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, हम इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। अभी बताया था कौन से डिग्री हाइड्रोजन को पहले हटाएंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन को। इसको हटाकर यहाँ क्या जोड़ देंगे? Br, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एल्केन के आयोडीनीकरण किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो पहले ही बता चुका कि जो एल्केन का आयोडीनीकरण है वो एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्योंकि एल्केन के आयोडीनीकरण में हमें ये करना है, ये क्या हुआ? एल्केन के आयोडीनीकरण में हमें ये करना है कि जो एल्केन है इसमें से हाइड्रोजन हटाना है और आयोडीन लगाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक तो एल्किल आयोडाइड बनता है और एक HI बनता है। सबको पता है HI प्रबल अपचायक है, वो एल्किल आयोडाइड को वापस एल्केन में बदल सकता है। तो इस HI को बाहर निकालने के लिए इसके अंदर मैंने आपसे कहा था HiO3 जैसे पैरायोडिक जैसे ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं जो इस HI को I2 और H2O में बदल देते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? 3rd। HNO3 या HiO3 जैसे प्रबल ऑक्सीकारक काम में लिए जाते हैं। यहां आपका क्वेश्चन है कि प्रोपेन है, प्रोपेन, और आप उसका भंजन कर रहे हो, पहचानना पड़ेगा रिएक्शन को। प्रोपेन हाई टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हो, याद करेंगे, बता चुका। सामान्यतः तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, ये मुक्त मूलक विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रोपीन बनता है। लेकिन हाई टेम्परेचर होने के कारण कुछ प्रोपेन
कुछ प्रोपेन में यहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाता है और एथिल रेडिकल और मैथिल रेडिकल बनता है। अब इस एथिल रेडिकल और मैथिल रेडिकल में आपको पता है ये जो एथिल रेडिकल है ये क्या करता है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, उसके कारण एच रेडिकल के रूप में निकलता है और ये एथिल रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथीन में, और ये एच रेडिकल इस मैथिल रेडिकल के साथ जुड़कर साथ में क्या बना लेता है, मैथेन। तो प्रोपेन का जब आप भंजन करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, प्रोपेन को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या क्या बनता है, एक तो प्रोपाइलीन और हाइड्रोजन तो बनता है, साथ में मैथेन और एथिलीन भी बनता है। जब आप नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं, याद करेंगे नॉर्मल हेक्सेन, एल्मुना या क्रोमियम के ऑक्साइड, फाइनली नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन बनता है। याद करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन की। ये वो एल्केन दिखाते हैं जिनमें कम से कम 6 कार्बन हो। बता चुका इस रिएक्शन का पहला नाम एरोमेटिकरण, क्योंकि एलिसाइक जो एलिफैटिक यौगिक है वो एरोमेटिक यौगिक में बदलता है, अचक्रीय यौगिक चक्रीय यौगिक में बदलते हैं, इसीलिए हमने इसको चक्रीयकरण भी कहा था, एरोमेटिकरण भी कहा था, उत्प्रेरकी पुनः संस्कार भी कहा था और इसको हाइड्रोसंभवन भी कहा था। ये थोड़ी सी रिएक्शन हट गई है, ये याद करनी पड़ेगी। ये जैसे नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन को अगर मैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेता हूं और कैटेलिस्ट लेता हूं AlCl3, तो नॉर्मल पेंटेन को बदला जा सकता है आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में। समझ में आ गया होगा। यहां पर नॉर्मल पेंटेन का एक अणु तो है नहीं, ये 1 मोल अणु है, तो कुछ अणु तो आइसोपेंटेन में बदल जाते हैं, कुछ अणु नियोपेंटेन में बदल जाते हैं। इसे समाविवीकरण कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल पेंटेन का आइसोपेंटेन में बदलना या नॉर्मल पेंटेन का नियोपेंटेन में बदलना, इसे समाविवीकरण या क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। कौन से एल्केन की ब्रूट्स अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि होगी? ब्रूट्स अभिक्रिया हमने पहले ही कहा था सम कार्बन वाले एल्केन के लिए अच्छी है, तो इसमें है 2, 3, 4, 5 और 2, 7। इसमें कार्बन है 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, सेकंड। इसमें 1, 2, 3, 2, 5 और 2, 7, इसमें 3, 4, 5, 6 और 7। आ गया होगा समझ में कि ब्रूट्स अभिक्रिया प्रोपियोनिक अम्ल या इसके सोडियम लवण को एल्केन में HI लाल फास्फोरस के साथ अपचन या वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया द्वारा या कॉल्बे अपचन द्वारा रूपांतरित कर सकते हैं। इन अभिक्रियाओं द्वारा निम्न में से कौन सा एल्केन नहीं बनता है? ये मुझे लगता है इसमें कुछ क्वेश्चन में अधूरापन रह गया है। ये कह रहा है जैसे प्रोपियोनिक अम्ल या इसके सोडियम लवण को एल्केन में, ठीक है, ये कह रहा है अम्ल या उसके सोडियम लवण से एल्केन बनता है, सही है। हमें पता है कि अगर हमें एसिड दे दिया जाए और लाल फास्फोरस और HI ले लें तो भी एल्केन बन सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के वी कार्बोक्सिलीकरण से भी एल्केन बन सकता है और कॉल्बे संश्लेषण के द्वारा भी कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बन सकता है। लेकिन आप सबको पता है इस विधि के द्वारा हम कौन से एल्केन को नहीं बना सकते, मैथेन। ये आपकी जेरी विटनॉफ विधि है। आप सबको पता है जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कार्बे एनाइन का सोर्स होता है, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा C- और Mg+। आ गया होगा समझ में। D2O आपको देगा D+, तो D+ यहाँ जुड़ जाएगा और साथ में OD-, तो होगा ऐसा ऑप्शन। कौन सा है ऐसा ऑप्शन? CH3³ CD फर्स्ट। ये आपको ईथर दे रखा है और उसका रेड फास्फोरस और HI के द्वारा अपचन है, तो रेड फास्फोरस और HI कहीं भी आ जाए, रिएक्शन तो एल्केन पर जाकर रुकनी ही है, तो ये तो बन ही नहीं सकता। एक्चुअल में ये इस तरह से होता है, अभी ईथर जब पढ़ेंगे तब आएगा। डाईइथाइल ईथर
यहाँ 4 H काम आते हैं, एक H यहाँ, एक H यहाँ और 2 H यहाँ। एथेन वाटर बनता है, इसीलिए आंसर क्या रहा? एथेन। मैथिल अल्कोहल को अगर हम मैथेन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कौन सा रिएजेंट काम में ले सकते हैं? लाल फास्फोरस और HI। मैथेनॉल किस में बदल जाएगा? मैथेन में। ये आपका सोडियम, ईथर और एल्किल हैलाइड देखते ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में R और X के बीच में यहाँ फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ फ्री रेडिकल बनते हैं और यहाँ फ्री रेडिकल बनते हैं। हाँ या ना भाई? वुड्स रिएक्शन में यही तो होता है, एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम ड्राई ईथर। आ गया होगा समझ में? यहाँ फ्री रेडिकल बनाने होते हैं, तो यहाँ कार्बन और हैलाइड्स के बीच में फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में कपलिंग रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, ये इसके साथ कपल हो जाएगा, ये इसके साथ कपल हो जाएगा, इसीलिए स्पायरो कंपाउंड आंसर है। आगे समझ? यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जेरोवेटनॉफ विधि थी। तो हमें पता है मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन बेंजोइक एसिड से है, तो ये तो हुआ Mg+CH3- और बेंजोइक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन होता ही है। तो अब जल्दीबाजी में हम सबने इसका आंसर मैथेन कर दिया, लेकिन इसका आंसर उपरोक्त दोनों है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो बनेगा, मैथेन तो बनेगा, साथ में ये ऑप्शन और दे रखा है C6H5COMgI, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? थर्ड रहा। और अपन ने जल्दीबाजी में सबने इसका आंसर क्या कर दिया? सेकंड। अगर कहीं उपरोक्त दोनों है तो एक बार दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लो। आगे समझ? यहाँ बेटा ये भी तो बनता है, इसने संभव उत्पाद क्वेश्चन में पूछा है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता मुख्य उत्पाद बताओ, उसने पूछा संभव उत्पाद कौन कौन से बन सकते हैं, तो फिर ये तो बन सकता ही है, साथ में ये वाला क्वेश्चन भी तो बन सकता है। तो यहाँ आप लोगों ने जल्दीबाजी में सबने मैथेन किया, और जबकि आंसर इसीलिए दोनों है। वॉल्फ किश्नर अपचन हमें पता है, वॉल्फ किश्नर अपचन याद आना चाहिए। वॉल्फ किश्नर अपचन के द्वारा हम फाइनली क्या बनाते हैं? एल्केन्स बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ बेसिक मीडियम वॉल्फ किश्नर अपचन है, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स को CH2 में कन्वर्ट करता है। क्लीमेंसन अपचन का उपयोग किस में नहीं कर सकते? क्लीमेंसन अपचन का उपयोग हमने पढ़ा था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करने के काम आता है, अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट करने के काम आता है, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करने के काम आता है, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करने के काम आता है। कार्बोनिल कंपाउंड को तो एल्केन में कन्वर्ट करने के काम आता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट करने के काम नहीं आता। आगे समझ में? लिखाया था ना किस किस को कन्वर्ट करता है। यहां हमें दिख रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को CH2 में कौन कन्वर्ट करता है। तो आपको पता है ये काम तो क्लीमेंसन अपचायक भी करता है, जिंक मरकरी कंसंट्रेट HCl, हाइड्रोजन के साथ बेसिक मीडियम भी करता है। और लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ चक्कर क्या है, यहाँ ये चाहता है कि केवल कार्बोनिल कंपाउंड ही CH2 में बदले, अल्कोहल का कुछ ही ना हो। तो आपको पता है ये जो जिंक मरकरी और कंसंट्रेट HCl है ना, ये तो अल्कोहल को भी किस में बदल देता? एल्केन में। लेकिन हम तो ये चाहते हैं सिर्फ CO ही CH2 में बदले, अल्कोहल का कुछ भी ना हो। तो इसीलिए आंसर क्या रहा? हाइड्रोजन के साथ कैसा मीडियम? बेसिक मीडियम। याद करेंगे हाइड्रोजन के साथ बेसिक मीडियम सिर्फ CO को ही किस में कन्वर्ट करता है? CH2 में। जबकि ये जो क्लीमेंसन अपचायक है ये CO को भी CH2 में बदलता है और अल्कोहल को भी एल्केन में बदल देता है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यह है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साथ में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आगे होगा समझ में? एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, तो वो C6H5 के साथ जुड़कर क्या बना लेगी? बेंजीन बना लेगी।
निम्न में से किस अम्ल के वी कार्बोक्सिलीकरण से आइसोब्यूटेन बनता है? अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, तो अगर आप इसका डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो इसमें से CO2 निकलेगी, तो आइसोब्यूटेन थोड़ी बनेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन प्रोपेनोइक एसिड बनाया और 2 नंबर पे 2 मैथिल जोड़े, सोडा लाइम की मदद से वी कार्बोक्सिलीकरण करके CO2 निकालोगे तो आइसोब्यूटेन बनेगा नहीं बनेगा? आगे समझ में? वुड्स अभिक्रिया के द्वारा हम क्या नहीं बना सकते? वुड्स अभिक्रिया से एथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा। आइसोब्यूटेन बनाने की कोशिश करोगे तो एल्केन का मिश्रण बन जाएगा, क्योंकि मैथिल क्लोराइड और साथ में आइसोप्रोपिल क्लोराइड लेना पड़ेगा, तो एथेन तो बनेगा भाई, मैथिल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा ना भाई। आइसोब्यूटेन अगर आपको बनाना है तो ये 2 चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो मैथिल मैथिल से जुड़ के एथेन बनाएगा, आइसोप्रोपिल से भी तो जुड़ सकता है, और आइसोप्रोपिल मैथिल से जुड़ के आइसोब्यूटेन भी बना सकता है। तो कई तरह के उत्पाद बनना संभव होगा, इसीलिए आंसर क्या रहा? 3rd रहा। डी कार्बोक्सिलेशन थोड़ा इसमें सही कर लेना, यहाँ है CH डबल बॉन्ड और यहाँ है CS ट्रिपल बॉन्ड, थोड़ा करेक्शन कर लेना अगर कॉपी में हो तो, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो डी कार्बोक्सिलेशन में हमें पता है या इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनेगा, यूँ नहीं, रुको, यहाँ आएगा बीच में, सॉरी बीच में आएगा, ये ऐसे है, ये इस तरह से मैं बताऊँ, थोड़ा सा यूँ है, इसमें भी थोड़ा सा इसको सही करना है, इस तरह से, इस तरह से। तो अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो आप सबको पता है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोनाइन बनता है, और कार्बोनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा डी कार्बोक्सिलेशन उतना फास्ट होगा। यहाँ मैथिल का प्लस आई प्रभाव तो भाई कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के। माइनस आई जितना ज़्यादा होगा, ये sp संकृत कार्बन है, इसका ये sp संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा, और चार्ज कम होगा तो कंपाउंड को क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी। जबकि यहाँ मैथिल का प्लस आई इफेक्ट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा तो है इसमें 3rd, देन क्या रहेगा? 2nd, और फिर क्या रहेगा? 1st। आ गया होगा सब कुछ? ब्यूटेन के किस संरूपण की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो ब्यूटेन का सबको पता है कौन सी फॉर्म सबसे कम ऊर्जा वाली होती है? एंटी फॉर्म, और एंटी फॉर्म को यहाँ क्या लिखा हुआ है? विपक्षांतरित। किस परिवर्तन, निम्न परिवर्तन में कौन सा अभिकर्मक काम आएगा? यहाँ हम केवल चाहते हैं कि जो CO ग्रुप है वो CS2 में कन्वर्ट हो, तो आंसर हाइड्रोजन के साथ कैसा मीडियम? बेसिक। हमें अल्कोहल को चेंज नहीं करना चाहते। RMGX के साथ कौन एल्केन नहीं बनाता? फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिटिक एसिड में है। HCl, आपका जो HCl है ये भी क्या करता है? HCl जो है ये भी एसिडिक हाइड्रोजन दे देता है। और जो ये क्लोरामीन है इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? क्लोरामीन में क्या प्रॉब्लम होती है कि RMGX के साथ कौन एल्केन नहीं देता? देखो फिनॉल तो देगा, एसिटिक एसिड भी देगा, HCl भी देगा, लेकिन ये जो क्लोरामीन है ना इसमें क्या है कि बताओ क्लोरामीन क्यों नहीं देगा? नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। किससे? क्या एक्चुअल में इसमें क्या है, थोड़ा सा है ना, ये जो नाइट्रोजन है ना
ये हाइड्रोजन से नहीं खींचता, बल्कि ये क्या है, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन उससे भी खींचता है यहाँ पे थोड़ा सा। तो मतलब क्लोरामीन में क्या है कि क्लोरामीन में जो ये हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक नहीं होता। ये थोड़ा मैं कल बताऊंगा इसका ना, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। हाइड्रोजन से पहले क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। नहीं ये नहीं, इसमें क्या है, ऐसा भी नहीं है एक्चुअल में। इसमें क्या है, कोई एक कॉन्सेप्ट अभी दिमाग से उतरा, कल बता दूंगा मैं इसको। तो इसमें सेकंड आंसर आएगा, है ना, कल बता दूंगा, दिमाग से स्लिप हो गया मेरे। हाँ, यहाँ CO को CH2 में बदलना है, तो ये काम तो रेड फास्फोरस और HI भी करता है, वुल्फ किस्टनर भी करता है, क्लीमेंसन भी करता है। तो आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं। तो एनोड पर तो आप सबको पता है, सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का जब आप वैद्युत अपघटन करते हो तो आप सबको पता है एनोड पर तो एथेन के साथ CO2 और कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका। हेक्सेन है 4, 5 और 1, 6। क्रोमियम के ऑक्साइड है, विहाइड्रोजनीकरण होगा, एरोमेटीकरण होगा, चक्रीयकरण होगा, उत्प्रेरकी पुनः संस्कार होगा, और हेक्सेन से फाइनली क्या बनेगी, बेंजीन बनेगी। आगे अवध है। नॉर्मल ब्यूटेन में न्यूनतम से अधिकतम स्थायी संरूपण अगर आपको प्राप्त करना है तो आप सबको पता है इसको कितने डिग्री पर घुमाना पड़ेगा, 180, क्योंकि 180 डिग्री पर इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, एंटी फॉर्म आएगी। किस हाइड्रोकार्बन को मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। ये एक्चुअल में एल्केन का क्वेश्चन नहीं है, ये एल्काइन का क्वेश्चन है कि एल्काइन में जब हम डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं ना तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। तो ये एल्केन का नहीं, एल्काइंस का है। ये आगे आ जाएगा एल्काइंस का। ये आगे आएगा। आई बस में एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। जेड विन्यास देखना है। sp2 संकृत कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन हाई प्रायर है। sp2 संकृत कार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा, इसीलिए हाई प्रायर है। हाई प्रायर सेम डायरेक्शन में, तो जेड बोल देंगे। यहाँ कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा है, यहाँ कार्बन से जुड़ा है, तो ब्रोमीन का नंबर ज़्यादा है, तो हाई प्रायर ये हुआ। यहाँ कार्बन से कार्बन, यहाँ कार्बन से कार्बन, आंसर नहीं आएगा। ये कार्बन आगे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है, जबकि ये कार्बन आगे 1 ही कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए हाई प्रायर कौन होगा, आ गया होगा समझ में। इसीलिए आंसर क्या रहेगा, क्योंकि इसके अंदर तो आपको पता है ब्रोमीन हाई प्रायर हुआ, और समस्थानिकों के केस में परमाणु भार देखते हैं तो ये हाई प्रायर रहेगा। ई विन्यास देखना है, इसमें से कौन सा है, तो एक एक चेक कर लेते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो sp2 संकृत कार्बन से इधर कार्बन और इधर हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये हाई प्रायर है। यहाँ C से CWH जुड़ा है, जबकि यहाँ इस C से CHO जुड़ा है। हमारा आंसर इस कार्बन से आएगा नहीं, तो आगे वाले एटम को कंसीडर करोगे तो यहाँ टोटल 3 ऑक्सीजन आएंगे। इस कार्बन से आगे आएगा नहीं आंसर, तो हम आगे के एटम को कंसीडर करेंगे, तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन और 1 क्या, हाइड्रोजन। तो इसके अंदर ये हाई प्रायर आएगा। आगे समझ में, चेक करके देखेंगे ये दोनों कंपाउंड क्या है। ब्रोमीन को नंबर 1 देंगे, क्लोरीन को नंबर 2 दोगे, फ्लोरीन को नंबर 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज R होना चाहिए, लेकिन चौथा ग्रुप हॉरिजेंटल, आंसर को उल्टा कर देंगे S। चेक करेंगे, ब्रोमीन 1 नंबर, क्लोरीन 2 नंबर, फ्लोरीन 3 नंबर, 1 2 3 क्लॉकवाइज, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पर, तो आंसर वही रखेंगे R। सही है, एक R हो और एक S हो तो आपस में क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर्स कहलाते हैं।
निरपेक्ष विन्यास देखना है कौन सा क्या है। पहले यहाँ नंबरिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबरिंग इसमें यहाँ से चालू होगी। बस यही गलती हो रही है सबसे, नंबरिंग यहाँ से चालू करनी है क्योंकि यहाँ से प्रतिस्थापी पास आ रहा है। अब तभी आप ये कर पाएंगे 2 क्या है और 3 क्या है। आ गया समझ में? अगर नंबरिंग यहाँ से कर लेते तो आंसर ही गलत सलत हो जाता सब। तो नंबरिंग तो देखनी पड़ेगी ना, कहाँ से करोगे, तो नंबरिंग यहीं से तो होगी क्योंकि यहाँ से प्रतिस्थापी पास आ रहा है। अब आपको आगे कोई दिक्कत है ही नहीं। मुझे ये देखना है तो हाइपर आईआईटी क्लोरीन को नंबर 1 मिलेगी, इधर वाले को नंबर 2 मिलेगी, इधर वाले को नंबर 3 मिलेगी। 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, लेकिन चौथा ग्रुप हॉरिजॉन्टल, आंसर उल्टा यानी 2 आर होना चाहिए। ठीक है, 3 को चेक करें, 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 1 2 3 कैसा क्लॉकवाइज आर होना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन चौथा ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर, आंसर उल्टा करेंगे तो 2 आर और 3। टू 3 ब्यूटेन डाइऑल का स्थायी संरूपण बताना है। तो हम पढ़ चुके पहले जो डाइऑल्स हैं इनके अंदर एंटी फॉर्म स्टेबल नहीं होती, इनमें गॉच फॉर्म स्टेबल होती है। और गॉच फॉर्म में जो दोनों OH होते हैं वो 60 डिग्री पर होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ये भी है, ये भी है और ये भी है। इन दोनों में ही दोनों OH 60 पर हैं, दोनों OH 60 पर हैं, दोनों OH भी 60 पर हैं। अब मिथाइल को चेक करें तो यहाँ दोनों मिथाइल पास पास है, यहाँ दोनों मिथाइल पास पास है, लेकिन यहाँ दोनों मिथाइल 180 डिग्री पर है, तो यहाँ वान डेर वाल रिपल्सन सबसे कम होगा, इसीलिए ये वाला स्टेबल सबसे स्ट्रक्चर होगी। तो उम्मीद करता हूँ सबको 50 की 50 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और 50 में से कम इसमें 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर 45 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को और पढ़ने की ज़रूरत है एल्केन, देन फिर आगे अपन बात करें। कितने जनों के एक बार लाइव वाले बताएं, कितने में से कितने क्वेश्चन सही हुए? लाइव वाले बताएं, 50 में से सही बताना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो दिखता है, मैं चेक नहीं करता, लेकिन 50 में से कितने सही हुए थे आप लोगों के? कितने सही हुए थे 50 में से? लिख दो, कोई बात नहीं, कम भी होंगे तो अपन सुधार ही करेंगे, ये तो है नहीं कि कोई हमें फांसी लग जाएगी। 43 अनुष्का, थोड़ा और करो बेटा, है ना, और बताओ बेटा। मोनिका बेटा तेरे कितने सही हुए? 44 41। थोड़ा सा लगा होगा कि कहाँ अपन गलतियाँ कर रहे हैं, तो जितने आप पेपर दोगे उतनी अपने से सुधार होगा। एक्चुअल में क्या है, मैं बुकलेट तो डाल दूँ, लेकिन बुकलेट डालने से क्या आप लोग करोगे नहीं, वो पढ़ी है अब तक। तो पहले टेस्ट ले लो, तो आपको जो बुद्धि लगानी है सब लगा लो, और फिर उसके बाद जब सॉल्यूशन होगा तो वो चीज़ आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है, क्लोरामीन वाला मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग से उतर रहा है, कल मैं उसका बता दूंगा। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल का है कोई कॉन्सेप्ट, आगे हम कल बात करेंगे, कल पढ़ाएंगे, एल्कीन पूरा करेंगे, और फिर इस वीक में, अगले वीक में एल्काइन और बेंजीन टेस्ट में आएगा, और साथ में रिपीटेशन आएगा एल्केन और एल्कीन का। ठीक है, थैंक यू।